नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों अब हमारे चैनल पर मैथ की तैयारी शुरू हो गई है और आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने 2025 गणित के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूं। इस वीडियो में हम पूरे पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो 1 मार्च को इससे बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं, इसलिए पूरा पेपर आप सभी लोग मेरे साथ साथ लाइव सॉल्व करिएगा। ठीक है, एक एक प्रश्न को हम अच्छे से समझेंगे। पूरा पेपर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और पूरे पेपर को अच्छे से हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भर देना है और यहाँ पर आपको अपना नाम भर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। पूर्णांक आपको 70 का दिया गया है। निर्देश वगैरह यहाँ पर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए मैथ के पेपर में आपको क्या क्या करना है, तो यहाँ पर निर्देश दिया है कि भाई सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पहली बात तो यानी जितने भी प्रश्न आएंगे सभी को करना जरूरी है। दूसरी बात कि शुरुआत के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। तीसरा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में आ तथा बा में बटा हुआ है, यानी इस पेपर में 2 खंड है, पहला खंड आ और दूसरा खंड बा। ठीक है, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी 20 MCQ हैं दोस्तों, जिनका उत्तर आपको OMR शीट में देना है। कहाँ पर देना है? OMR शीट पर। उसके बाद OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के बाद उसे काटें नहीं तथा इरेजर या व्हाइटनर का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। देख सकते हो साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपने OMR शीट में किसी क्वेश्चन का आंसर कर दिया तो उसको काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है। खंड बा आपका 50 अंकों का है, जिसमें कुल 5 प्रश्न हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको जितने भी अंक निर्धारित हैं उसके सामने दिए गए हैं, सम्मुख अंकित हैं। और यदि रफ कार्य के लिए स्थान की ज़रूरत है दोस्तों, तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर आप लोग कर लीजिएगा और पृष्ठ को काट दीजिएगा और उस पर कोई भी हल ना लिखिएगा। देखिए साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, यानी अगर आपको रफ कार्य करना है तो अपनी कॉपी के बाएं पेज पर कर लीजिए और करने के बाद उसको काट दीजिए और उस पर कोई भी उत्तर नहीं लिखना है। ठीक है, जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचने की आवश्यकता हो उसमें साफ चित्र अवश्य बनाइए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण माने जाएंगे, यानी अगर आप चित्र साफ सुथरा नहीं बनाएंगे तो ऐसे आंसर आपके वैलिड नहीं होंगे, नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरे निर्देश आप समझ लेना है, उसके बाद ही पेपर हल करना है। चलिए अब देखते हैं हम खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न को। इसके एक एक प्रश्न को हम अच्छे से समझेंगे। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है उसके सामने आपको ऐसे लिखा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि एक त्रिघात बहुपद के घातों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए सिंपल सा रूल है, अगर बहुपद त्रिघाती है तो उसके 3 शून्यक होंगे। ठीक है, यानी त्रिघात के घातों की अधिकतम संख्या, तो त्रिघाती बहुपद है तो 3 घात होगी उसकी, और अगर द्विघाती बहुपद है तो 2 घात होगी। रैखिक बहुपद है तो 1 घात होगी। याद रखिएगा, रैखिक बहुपद है तो 1 घात, त्रिघाती बहुपद है तो 3 घात, 2 घाती बहुपद है तो 2 घात। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। 140 ऐसे आप लिख देंगे और इसको काटना शुरू करेंगे। तो 2 से जब इसको काटेंगे तो 70 बार में कटेगा, फिर 2 से काटे 35 बार में कटा, फिर हमने 5 से काटा 7 बार में कटा, 7 से काटा 1 बार में कटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 2 बार आया है तो 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7 यहाँ पर हमको मिल रहा है, यानी ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध कौन सा होगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र होता है दोस्तों। कौन सा सूत्र होता है मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ये सूत्र आप याद कर लीजिए, इससे 1-2 प्रश्न जरूर बनेंगे, प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले पेज पर। सारे प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे, बस आप सभी लोग अंतिम तक जुड़े रहें और अपना प्यार सपोर्ट हमें देते रहें। ठीक है, चौथा प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए क्या होता है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर कोई a और b जो हैं कोई धनात्मक पूर्णांक हो, मतलब कोई धनात्मक संख्या हो, तो क्या होता है इनके लिए। तो यहाँ पर HCF और LCM का कुछ रिलेशन हमको दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई 2 धनात्मक पूर्णांक हों तो उनका HCF
HCF और LCM दोनों का गुणनफल जो है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी HCF और LCM का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, तो कौन सा सही होगा, तो A गुणे B जो है यानी उन संख्याओं का गुणनफल जो है HCF A और B गुणे LCM A और B, यानी A और B के HCF और A और B के LCM के दोनों के गुणनफल के बराबर होता है उनका गुणनफल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, बोल रहा है यदि m बराबर 5 है और n बराबर m+7 है तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान निकालिए। देखिए दोस्तों, m का मान तो आपको 5 दे दिया है, तो n का मान ये दिया हुआ है, तो n का मान क्या हो जाएगा, n बराबर m की जगह आप 5 रख दीजिए तो 5 + 7 हो गया। तो n की वैल्यू आपको कितनी मिल गई दोस्तों, 12 मिल गई। अब m की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 12 है, तो इसका मान निकालना है। तो m का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर तो 25 आ गया, n का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर तो 144 आ गया, और पूरे का अंडर रूट, तो इसको जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल तो 13 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर बोल रहा है कि यदि a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण हैं, और यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2 के, तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2 के, तो रेखाएं क्या होंगी दोस्तों, यहाँ पर संपाती होंगी। क्या होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। तो इसके 3 रूल होते हैं, जैसा कि आप सभी को पढ़ाया गया होगा। तो चलिए मैं सभी रूल को बराबर यानी बारी बारी से आपको बता देता हूँ। यदि क्या होता है दोस्तों कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो मात्र एक हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। और यदि क्या होता है कि तीनों आपस में बराबर हो गए तो अनेकों हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेकों हल, यानी रेखाएं समांतर होती हैं और इसीलिए अनेकों हल होते हैं। संपाती होती हैं रेखाएं, इसलिए अनेकों हल होते हैं। और यहीं पर क्या हो जाता है कि जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ऐसी स्थिति में कोई भी हल नहीं होता, क्योंकि रेखाएं समांतर हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी हल नहीं होता। तो यहाँ पर तीनों बराबर हैं, तो इसलिए रेखाएं संपाती होंगी और बहुत सारे हल होंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। कितना सरल क्वेश्चन है दोस्तों। किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, तो इसको कैसे करेंगे। माना वह संख्या x है, मान के कर लो भाई, माना वह संख्या क्या है, x है, ऐसे मान लिया। अब बोल रहा है x का 1/3 भाग, तो x का 1/3 भाग मतलब x/3। अब x/3 किसके बराबर है, 21 के बराबर है। तो बोल रहा है वह संख्या क्या है, तो x का मान निकालना है, तो 3 को उधर भेज दो तो आ जाएगा 63, यानी वो संख्या क्या है दोस्तों, 63 है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 8वां प्रश्न। बोल रहा है यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान क्या होगा। तो दोस्तों अगर मूल का मान आपको दे दिया है तो मूल जो है वो शून्य की तरह काम करता है, और द्विघात समीकरण में जैसे ही आप मूल का मान रखेंगे, जहाँ जहाँ पे x है उन सभी जगहों पर आपको -2 रख देना है, p का मान आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो x² मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x मतलब 2 गुणे -2 माइनस p बराबर 0। ठीक है, p को उधर ले लो तो इधर क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर ये 4 आ जाएगा, और इन दोनों का गुणा -4 और बराबर में p हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से 4 घटेगा तो p का मान आपको कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यानी पहला क्वेश्चन, ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। यानी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज 1, ठीक है, और एरिया ऑफ त्रिभुज 2, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात है। यानी भुजा 1 पहले त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज की दोनों भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर है, तो वो त्रिभुज क्या होंगे, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी के सामने। x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2, -5
तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, x अक्ष पर स्थित है बिंदु। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों कि बिंदु जो है वो x अक्ष पर स्थित है। तो जब बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो इसका मतलब उसका y निर्देशांक जो है क्या होगा, 0 होगा। जैसे मान लो ये है ठीक है, x अक्ष पर अगर कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है तो उसका y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। यानी बिंदु का फॉर्मेट क्या होगा, x, 0 इस फॉर्मेट, यानी उस बिंदु का निर्देशांक इस फॉर्मेट में होगा, x, 0 फॉर्मेट में। ठीक है, तो x, 0 के फॉर्मेट में अगर बिंदु का निर्देशांक है तो बोल रहा है ये क्वेश्चन कि उस बिंदु यानी कि 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर उस बिंदु के निर्देशांक जो है वो x, 0 हैं, ठीक है, इसको हम P बिंदु मान लेते हैं। तो A बिंदु यानी 2, -5 और B बिंदु यानी -2, 9 दोनों से उसकी दूरी समान होनी चाहिए क्योंकि समदूरस्थ है। ठीक है, तो AP जो है वो बराबर हो जाएगी BP के। ठीक है, AP बराबर किसके हो जाएगा, BP के। तो A और P के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, x2 - x1 अपान पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। तो 2 से x को घटाएंगे, 2 - x का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस -5 से 0 को घटाएंगे तो -5 का होल ऑफ स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ये आ गया AP का मान, ये किसके बराबर है, BP के। तो BP का मान निकाल लेते हैं। तो -2 से x को घटाओ, -2 से x को घटाओ और होल ऑफ स्क्वायर निकालो, प्लस 9 से 0 को घटाओ और होल ऑफ स्क्वायर निकालो। ठीक है दोस्तों, ऐसे अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 2 - x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर खोल लिया, इधर 25 आ गया और ये बराबर है इसके। ठीक है, तो -2 - x के होल ऑफ स्क्वायर प्लस 9 9 81 के। ठीक है भैया, चलिए अब इनका स्क्वायर जो है इसको खोल लेते हैं a - b के होल ऑफ स्क्वायर से। तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, -2ab तो -2 × 2 × x प्लस 25 और बराबर में इसको भी खोल लेते हैं। a का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, -2ab मतलब -2 × a का मान है -2 × b का मान है x। ठीक है, और प्लस में क्या है, 81। अब देखिएगा भाई इधर क्या हो जाएगा, 4 + x स्क्वायर -4x प्लस 25 और बराबर में क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर और इधर माइनस का गुणा प्लस में क्या आ जाएगा, 4x और प्लस में 81। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो 4 से 4 सीधा x स्क्वायर से x स्क्वायर सीधा कट जाएगा। ठीक है, और इधर बचा -4x और इस 4x को भी इधर ले लो तो -4x हो गया और 25 को उधर दे दो तो 81 - 25 हो गया। तो इधर हो जाएगा -8x बराबर हो जाएगा 11 में से 5 गए 6 बचा और 7 में से 2 गए 5 बचा। तो x का मान आपको कितना मिल जाएगा, -7 मिल जाएगा। तो बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x की जगह -7 रख दो तो -7, 0। ठीक है दोस्तों, तो -7, 0 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो क्या होगा, चलिए इसको भी समझते हैं भाई। एक समद्विबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लो कि हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ये समद्विबाहु है, मान लीजिए, ठीक ऐसे ही बना रहे हैं टेम्परेरी। तो बोल रहा है कि एक ABC एक समद्विबाहु है, तो मान लो ये AB और C, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब बोल रहा है इसमें कि AB AC के बराबर है, यानी AB भुजा जो है वो AC भुजा के बराबर है। तो दोनों भुजाएं बराबर है। तो बोल रहा है इसमें से कौन सी शर्त सही होगी। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। यानी अगर AB और AC बराबर हैं तो इसका मतलब AC के सामने का कोण B और AB के सामने का कोण C, यानी कोण B और कोण C भी बराबर होंगे। ये बात याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोण B बराबर कोण C आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन C में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन है। ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो कोण B का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमको AB का मान दिया गया है, ठीक है भैया। AB का मान हमको 6√3 सेंटीमीटर दिया है।
AC का मान हमको दिया है 12 सेंटीमीटर और BC का मान हमको दिया है 6 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कोण B क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का ज़्यादातर चांस होता है दोस्तों, ये इस टाइप के क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय से ही बनते हैं। तो एक बार तीनों भुजाओं से आप पाइथागोरस प्रमेय को ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर जो है बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, यही कहती है ना पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो कर्ण होगी, तो AC हमको सबसे बड़ा दिख रहा है, तो कर्ण की जगह AC का यानी 12 का स्क्वायर लिख दो बराबर लंब। तो लंब की जगह आप कोई भी इनमें से वैल्यू रख लो, जैसे मान लो 6 को, तो 6 का स्क्वायर। आधार ये वाली भुजा हो जाएगी तो 6 √3 का स्क्वायर। अगर ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर गई तो हमारा पक्का पता चल जाएगा कि बीच वाला कोण B जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। क्योंकि हमेशा पाइथागोरस प्रमेय जो है वो समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है, ठीक है। तो 12 का वर्ग करेंगे तो 144 बराबर 6 छंग 36 आ जाएगा, प्लस इसका खोलेंगे तो आ जाएगा 6 छंग 36 और गुणे 3, ठीक है। तो 144 बराबर 36 प्लस 108 आ जाएगा, तो ये भी जुड़ के क्या हो जाएगा 144 आ जाएगा। तो हमने देखा कि भाई सही में बराबर आ रहा है, यानी इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है और कोण B इसका समकोण है, यानी 90 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक बार ऐसे सवाल में आप पाइथागोरस प्रमेय को ट्राई जरूर कर लेंगे और ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय से ही बनेगा। 13वां प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा आपको 2A दिया हुआ है, तो उसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक फार्मूले की ज़रूरत होगी और वो फार्मूला है दोस्तों समबाहु त्रिभुज के शीर्ष की लंबाई का फार्मूला। अब समबाहु त्रिभुज का शीर्ष जो होता है वही समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी होती है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष की लंबाई का फार्मूला होता है दोस्तों H बराबर √3/2 गुणे भुजा, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, √3/2 गुणे भुजा का मान हमको कितना दिया है 2A, तो भुजा की जगह लिख दो 2A, ठीक है। अब 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा √3 गुणे A, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई देखें यहाँ पर तो कोई ऑप्शन हमको दिख रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन ही हमको दिख रहा है √3 गुणे A, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 14वां प्रश्न है दोस्तों कि साइन A बराबर कॉस A हो तो A का मान क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा अगर कॉस थीटा के बराबर हो गया तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अगर याद है टेबल तो आप आसानी से कर लेंगे कि साइन A और कॉस A कब बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि साइन A को लिख सकता हूँ कॉस 90 - A बराबर कॉस A, ऐसे लिख सकता हूँ। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए ये बराबर तुलना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 90 - A बराबर A, ठीक है। A को उधर भेज देंगे तो 90 का मान हमको मिल जाएगा 2A के बराबर, तो A की वैल्यू हमको मिल जाएगी 45, यानी 45 डिग्री होगा A का मान, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा, यानी साइन और कॉस दोनों 45 डिग्री पर बराबर होते हैं। साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो ऑप्शन C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है यदि A बराबर 30 डिग्री तो 1 + tan² A/1 + cot² A का मान क्या होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो इसको करने का बहुत ही सरल तरीका है, हम एकदम आसान तरीके से इसको उड़ा देंगे। अभी देखिए यहाँ पर 1 + tan² A/1 + cot² A दिया है, ठीक है। अब 1 + tan² A को मैं लिख सकता हूँ sec² A और 1 + cot² A को मैं लिख सकता हूँ cosec² A, लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। अब sec² A को मैं लिख सकता हूँ 1/cos² A और cosec² A को मैं लिख सकता हूँ 1/sin² A, ठीक है। sin² A लिख दूंगा। अब ये दोनों पलट जाएंगे तो हो जाएगा sin² A/cos² A बराबर हो जाएगा tan² A के, किसके tan² A के। तो tan² A का मतलब ये है कि A का मान 30 डिग्री है, ठीक है। तो tan² 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/3, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारा ऑप्शन D करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब बोलता है यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए
तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अलग लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भाई करते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बोल रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए। तो पहले मान लो कि माना गोले की प्रारंभिक त्रिज्या, ठीक है, प्रारंभिक त्रिज्या क्या है, प्रारंभिक त्रिज्या r है। ठीक है, तो प्रारंभिक त्रिज्या r है, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या होगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर, यही होता है ना। तो 4 गुणे पाई गुणे r की जगह r ही लिखे रहेंगे, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ये हो गया। अब बोल रहा है कि त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, यानी r की जगह हम क्या लिख देंगे 2r, तब अंतिम क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंतिम क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों 4 गुणे पाई गुणे r की जगह 2r लिख दो, तो 2r का स्क्वायर। ठीक है, अब बोल रहा है 4 गुणे पाई, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, यानी पूरा करेंगे तो आ जाएगा 16 पाई r स्क्वायर। अब बोल रहा है प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला होता है प्रारंभिक, देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100, ये प्रतिशत वृद्धि निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, तो कितने की वृद्धि हुई है, पहले आप देखें तो 4 पाई r स्क्वायर था और अब कितना हो गया 16 पाई r स्क्वायर, यानी वृद्धि कितने की हुई, तो 12 पाई r स्क्वायर की वृद्धि हुई। और प्रारंभिक मान कितना था, तो 4 पाई r स्क्वायर था, तो 4 पाई r स्क्वायर लिख देंगे, गुणे प्रतिशत निकालना है तो 100 में कितना होगा, तो 100 का गुणा कर देंगे, इससे ये 3 बार में कट जाएगा, तो प्रतिशत वृद्धि हमको कितना मिल जाएगी, 300% की मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना है, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 2 वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, तो वृत्तों की परिधियों में अनुपात क्या होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको हम बहुत ही आसानी से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए व्यास का अनुपात दिया गया है और परिधि में अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि वृत्त का व्यास क्या होता है दोस्तों। ठीक है, पहले आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि परिधि का अनुपात पूछा है, तो परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r, यही होता है ना। तो बोल रहा है 2 वृत्तों के व्यासों का अनुपात, यानी 2 पाई r1 पहली परिधि और दूसरी परिधि का अनुपात। ठीक है, 2 पाई r2, दोनों परिधि का अनुपात हमको निकालना है, और हमको दिया क्या है, व्यास का अनुपात है ना। तो व्यास क्या होता है दोस्तों, व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, यानी 2r1 बटे 2r2, यानी कि पहले वृत्त का व्यास का सूत्र क्या होता है, व्यास यही तो होता है ना, 2 गुणे त्रिज्या। तो पहले वृत्त का व्यास 2r1 हो गया, दूसरे वृत्त का व्यास 2r2 हो गया, और इन दोनों का अनुपात हमको दिया है 4/9 के बराबर। तो पूछा है वृत्तों की परिधियों में अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको निकालना चाहें आप लोग तो आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 से 2 आप काट देंगे, तो r1 और r2 का अनुपात आपको 4:9 मिल गया, यानी पहले वृत्त की त्रिज्या और दूसरे वृत्त की त्रिज्या दोनों का अनुपात 4:9 हो गया। तो यहाँ पर परिधि निकालना है ना, तो 2 गुणे पाई गुणे r1 की जगह लिख दो 4/2 गुणे पाई गुणे r2 की जगह लिख दो 9। ठीक है, 2 से 2 को काट दो, पाई से पाई काट दो, तो 4/9 ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 4/9 को 4:9 भी आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 4:9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर माध्य निकालने के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है, बोला है दिए गए सारणी का या दिए गए सारणी का माध्य क्या होगा। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ग अंतराल आपको दिया गया है, बारंबारता भी दी गई है, तो इसको निकाल लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आप इधर 0 से 2 का वर्ग अंतराल, फिर 2 से 4 का वर्ग अंतराल, फिर 4 से 6 का वर्ग अंतराल, 6 से 8 का वर्ग अंतराल, फिर 8 से 10 का वर्ग अंतराल, और बारंबारता दिया गया है 3, 1, 5, 4, 7। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, ये f का मान दिया गया है, मध्य बिंदु यानी x निकालने हैं। मध्य बिंदु निकालने के लिए दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, तो आ जाएगा 1। 4 दूनी 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। 6 4 10 में 2 का भाग देंगे 5 आ जाएगा। 8 6 14 में 2 का भाग देंगे 7 आ जाएगा, यानी 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9, 2 2 का गैप चल रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, fx का मान निकाल लेंगे, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे 3 आ जाएगा।
3 एकम 3 आ जाएगा, 5 पचा 25 आ जाएगा, 4 सते 28 आ जाएगा और 7 नवा 63 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, सूत्र होता है माध्य का सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, यही फार्मूला होता है ना। तो सिग्मा एफ निकाल लेते हैं इन सबको जोड़ के। तो 3 एक 4, 5 9, 9 4 13, 13 7 20, सिग्मा एफ का मान हमको 20 मिल गया है। एफ एक्स निकालने के लिए इन सबको जोड़ लेते हैं। तो 3 3 6, 6 5 11, 11 8 19, 19 3 22 की 2, हासिल आए 2, 2 2 4 2 6, 6 6 12। ठीक है, तो 122 आया। तो 122/20। ठीक है दोस्तों, तो 20 छक्का यानी करीब 6.1 के आसपास जाएगा। आप लोग 122 में भाग दे लो भाई 20 का, तो 6 बार जाएगा, 2 आएगा, दशमलव लगाओ यहाँ 0, 20 एकम 20, यानी 6.1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब बोल रहा है किसी बारंबारता बंटन का माध्य आपको दिया गया है और बहुलक दिया गया है, तो उसका माध्यक क्या होगा। तो इस सवाल को करने के लिए मैं आपको सबसे पहले माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध बताता हूँ। ठीक है, तभी आप ये नीचे वाला सवाल भी सेम वही है, संबंध पूछा गया है। तो माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध होता है 3 माध्यक यानी माध्यक का 3 गुना बराबर होता है बहुलक, बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य के। ठीक है भैया, बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य के। तो माध्यक का 3 गुना बराबर होता है बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य के। तो सवाल में आपको दिया गया है माध्य। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, माध्यक। तो माध्यक निकालना है 3 माध्यक और बहुलक का मान 28 दिया है, तो 28 लिखो, 2 गुणे माध्य का मान आपको 24.1 दिया है, ऐसे लिख लिए। ठीक है, अब माध्यक अगर निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के 3 का भाग दे लो। ठीक है, तो 28 प्लस 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूना 4, यानी 48.2/3। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 8 16 की 6, हासिल आए 1, 2 1 3 4 7। ठीक है, 76.2 और बटे में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए इसमें 3 का भाग देंगे तो करीब 25 के आसपास जाएगा। एक काम करते हैं, 76.2 में 3 का भाग दे लेते हैं, क्योंकि दशमलव में वैल्यूज दी गई हैं ताकि गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो 3 दूना 6, 7 में से 6 गए 1, उतारा आया 6 का, 3 पचे 15, 16 में से 15 गए 1, दशमलव लगाओ, उतारा आया 2 का, 3 चौको 12, 25.4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहीं पर अगला क्वेश्चन है, माध्य, माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध कौन सा है। तो 3 गुणे माध्यक बराबर है बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य के। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा यहाँ पर सही होगा, है ना। तो यहाँ पर देखें तो माध्यक का 2 गुना चाहिए, यानी 2 गुणे माध्य। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप अगर ध्यान से देखें तो 3 माध्यक, ठीक है, माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना बराबर है बहुलक, बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि 2 गुणे माध्य का इधर पक्षांतर कर दिया अगर, तो 3 माध्यक, 3 माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य बराबर हो जाएगा बहुलक के। ठीक है, तो ऑप्शन देखें तो 3 माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, 3 माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य बराबर है बहुलक के, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे हमने इस पेपर का खंड आ पूरा सॉल्व कर लिया है। अगली वीडियो में हम इस पेपर का खंड बा सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पेपर का मैं खंड बा सॉल्व कराऊं तो आप सभी लोग इस वीडियो को जल्दी से जल्दी भैया 200+ लाइक करवा दीजिए। ठीक है, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ स्टूडेंट्स को इसके खंड बा की ज़रूरत है। तो ये सारे प्रश्न मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व करवा दूंगा। बाकी आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इन सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको एक बार पूरे प्रश्न दिखाई दे रहा हूँ ताकि आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। आपको खुद से प्रैक्टिस करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी आप चाहते हैं कि मैं करवाऊं तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं दोस्तों क्योंकि अपलोडिंग के दौरान मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। 1-1 घंटे की वीडियो फिर डालने में बहुत ज़्यादा इंटरनेट की आवश्यकता होती है जो कि हमारे पास नहीं है। ठीक है, मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में किसी अगले पेपर को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।